गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में ईडी ने बुधवार सुबह तड़के बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने इकराम नगर स्थित अलीमुद्दीन अंसारी और नफीस के घरों पर एक साथ छापेमारी की है। बताया ये जा रहा है कि यह कार्रवाई हवाला और आर्थिक अनियमितताओं से जुड़ी जांच के सिलसिले में की जा रही है। सुबह करीब 5 बजे शुरू हुई ये कार्रवाई दोपहर तक जारी है। ईडी अधिकारियों ने दोनों घरों को घेर कर कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की है। सूत्रों के मुताबिक टीम ने कुछ डिजिटल उपकरण भी अपने कब्जे में लिए हैं। फिलहाल ईडी की जांच अभी भी जारी है। बुलंदशहर में खाद्य विभाग की टीम ने नकली दूध बनाने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है। तहसील खुर्जा क्षेत्र के गांव डाबर में केमिकल से नकली दूध तैयार किया जा रहा था। सूचना मिलने पर टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की है, जहां लगभग 20 कुंटल दूध और पनीर और केमिकल बरामद किया गया है। खाद्य विभाग की टीम ने मौके से 3 सैंपल भरे और सारा दूध और पनीर नष्ट कराया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये पनीर फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर दो। तो यहाँ पर दूध में रिफाइंड ऑयल और ये है SMP जो है इनका, इसको मिलाकर ये लोग पनीर तैयार कर रहे थे। लगभग रात में तैयार किया हुआ कुछ पनीर भी यहाँ पर मौजूद है और 20,000 लीटर के आसपास का दूध इन्होंने मंगा रखा है। इसमें रिफाइंड ऑयल मिला रखा है और कुछ SMP। ऐसे दूध को हम लोगों ने नष्ट करा दिया है और जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं, सब चीज़ों की सैंपलिंग हम लोगों ने की है। क्या कार्रवाई होगी सर? देखिए, अभी सबसे पहले तत्काल रूप से जो पहला था कि जो गलत चीज़ थी, जो हमें लग रहा था कि मिलावट की गई है, ऐसे प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कराया गया है। सैंपल्स लिए गए, सैंपल की जैसे जो भी रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। हमीरपुर जिले के चिकासी थाना क्षेत्र के इछौरा बेंदा गांव में मोरांग खदान शुरू होते ही हादसों का सिलसिला शुरू हो गया है। ताजा मामलों में एक डंपर 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इससे डंपर में आग लग गई और ड्राइवर और खलासी बुरी तरह से झुलस गए। हादसे के वक्त पास के स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, जिन्होंने जान बचाने के लिए दीवार फांदकर बाहर निकाला गया है। ग्रामीणों ने खदान के रास्ते को गांव के बीच से निकालने का विरोध किया है और प्रशासन से सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने की भी मांग की गई है। गाजियाबाद पुलिस ने एक बार फिर मिसाल पेश की है। शहर के अलग अलग थानों की पुलिस टीमों ने 35 लाख रुपए कीमत के करीब 150 मोबाइल फोन बरामद किए। उनसे असली मालिकों को लौटा दिया गया है। डीसीपी नगर धवल जायसवाल ने बताया है कि अभियान CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर चलाया गया है। पुलिस ने तकनीकी जांच और लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए मोबाइल रिकवर किए हैं। जिन लोगों के मोबाइल वापस मिले, उन्होंने पुलिस का आभार जताया। इस अभियान में कोतवाली नगर, विजयनगर, नंदग्राम, सिहानी गेट, कवि नगर, मधुबन, बापूधाम और साइबर थाने की पुलिस टीमों ने शानदार भूमिका निभाई है। मैं 10 फरवरी का दिन था 2025 में। मैं गोविंदपुरम से काम करके अपने घर को वापस जा रहा था, तो रास्ते में कहीं गिर गया था और किसी को मिला था। तो उसने फिर मोबाइल पे ट्राई करने के बाद भी फोन ट्राई करा, उसने उठाया नहीं, ना दिया फोन। तो अंततः मुझे ऑनलाइन कंप्लेंट लिखवानी पड़ी जो पोर्टल पे CEIR पे। तो उससे क्या है, कविनगर थाने को इनको जो है बताया गया, तो इन्होंने ढूंढ के निकाला, क्योंकि अभी हाल ही में ये खुला था। मेरे हस्बैंड कमलेश कुमार शर्मा हिंदुस्तान कोका कोला में जॉब करते हैं, डासना में। वो ड्यूटी से आ रहे थे, उस समय उनका फोन गिर गया उनसे, या फिर बहुत रश था, हो सकता है किसी ने निकाल लिया, उनको पता नहीं चला। फिर हमने यहाँ पे कंप्लेन की है इस सितंबर में, आई थिंक 20 सितंबर के आसपास। हाँ जी, थाना कविनगर, ये गोविंदपुर आई ब्लॉक में हम लोग रहते हैं। जनपद गाजियाबाद में नगर जोन की सर्विलांस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए आज 150 मोबाइल रिकवर किए हैं, जो अलग अलग स्थानों से या तो गायब हुए थे या चोरी किए गए थे। और आज जो उनके वास्तविक स्वामी हैं, उनको वो मोबाइल वापस किए जा रहे हैं। इन मोबाइल की बाजार कीमत 30 से 35 लाख रुपए है और इनके जो वास्तविक स्वामी हैं, आज उनको बुला करके उनको मोबाइल सुपुर्द किया गया है। इस पूरी सराहनीय कार्य के लिए पूरी सर्विलांस टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार सकारात्मक पहल कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब जिलों में उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां अब तक रात्रि प्रवास नहीं हुआ है। भाजपा संगठन ने बताया है कि मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही समाधान की कोशिश करेंगे। साथ ही जनता से सरकार के कार्यों का फीडबैक भी लिया जाएगा, ताकि योजनाओं का लाभ लोगों तक सही तरीके से पहुंचे।
देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का प्रयास रहा है कि वो आम जनता के बीच जा कर के उनकी समस्याओं को सुने और उसका समाधान वहीं पे करें, और साथ ही उनसे जन संवाद करके प्रदेश के विकास में कैसे वो उनकी जन सहभागिता से कैसे हम प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका बना सकते हैं, इसके लिए लगातार वो प्रदेश भर में पूर्व में भी पिछले वर्षों में कार्यक्रम उनके होते रहे हैं, और इस बार भी इस कार्यक्रम का शुभारंभ वो जल्द करने वाले हैं। और वो दूरस्थ क्षेत्र में जाकर के गांव में 24 घंटे के लिए प्रवास करेंगे, वहां पर जन समस्याओं को सुनेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे, उनसे सुझाव भी लेंगे कि कैसे हम उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्य बना सकते हैं। इस दिशा में लगातार वो कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्द ही इस अभियान की शुरुआत होने वाली है। हरिद्वार के नए मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। चार्ज लेने के बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से मुलाकात की है। इस मौके पर विकास भवन के अधिकारियों ने कर्मचारियों ने उनका खूब स्वागत किया है। सीनियर पीसीएस अधिकारी ललित नारायण मिश्रा पहले भी हरिद्वार जिले में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मनरेगा, यूसीसी रजिस्ट्रेशन सहित तमाम विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। विशेष रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चरल हमारी स्कीम्स चल रही हैं और मनरेगा को फोकस करने का प्लान रहेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर करने का प्रयास रहेगा, और यूसीसी का जो अभी इन्वॉल्वमेंट चल रहा है उसमें प्रगति लाने का प्रयास रहेगा। जो भी एनजीओज़ हैं और जो हमारे सोशल वर्क में हमारे साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं, उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे, और हमारी जो स्कीम्स चल रही हैं, ऑलरेडी रनिंग स्कीम्स हैं, उनको हम प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन हम इनवाइट करते हैं। हरिद्वार चूँकि काफ़ी एक विविधता भरा जनपद है और सबसे बड़ी जनसंख्या यहाँ पर है, और पुराना जो मेरा अनुभव है वो निश्चित रूप से हमारे इसमें जो विकास के प्रदेश है उसमें काम आएगा। हमीरपुर में दीपावली त्योहार को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी के निर्देश पर नकली और मिलावटी शराब की बिक्री रोकने के लिए संयुक्त टीम बनाई गई है। सदर एसडीएम सीओ कोतवाल और आबकारी इंस्पेक्टर ने शहर की आधा दर्जन से अधिक शराब की दुकानों पर छापेमारी की है, और इस दौरान दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि यदि नकली या ओवररेटेड शराब बेची गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ किया है कि त्योहार के समय किसी भी तरह की मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले को लेकर ये सब चेकिंग की जा रही है। त्योहार नज़दीक आ गया है, कोई नकली शराब की बिक्री ना हो, अवैध तरीके से बिक्री ना हो, स्टॉक सही रखें, बेचने वाले सही हों। इसकी जांच के लिए ये आबकारी विभाग, पुलिस विभाग और हम लोग मिल करके सामूहिक चेकिंग कर रहे हैं। सर, कहाँ पर चेकिंग की गई है अभी तक? लगभग 4 दुकानों को देखा गया है। लखीमपुर खीरी में औषधि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। गोला के पीयूष मेडिकल स्टोर और एजेंसी पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नशीली और प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई हैं। टीम ने 38 डिब्बों में 6 लाख से ज्यादा कैप्सूल मिले, जिनकी कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। ये दवाएं न सिर्फ गोला में बल्कि आसपास के जिलों में भी बेची जा रही थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कल थाना क्षेत्र गोला में ड्रग इंस्पेक्टर लखीमपुर खीरी और स्थानीय पुलिस के द्वारा एक सूचना पर एक दवा व्यवसायी के यहाँ दबिश दी गई। दबिश के दौरान कुछ ऐसी दवाइयाँ मिली जो प्रतिबंधित हैं और ड्रग्स के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 3 लोगों की गिरफ्तारी करके जेल भेजा गया है। 70 लाख के आसपास इसका बाजार मूल्य बताया जा रहा है। हाँ, इस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी मिली है। मुकदमा के दौरान, विवेचना के दौरान ये चीज़ कुछ एविडेंस मिले हैं कि इनके द्वारा कहीं इसकी सप्लाई भी की जाती है, तो इस पे पुलिस काम कर रही है। जो भी तथ्य होंगे उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर त्योहारों के मौसम में यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। भीड़ को संभालने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरपीएफ और जीआरपीएफ ने
तैयारियां तेज कर दी हैं। स्टेशन पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और एक सिक्योरिटी टीम भी बनाई गई है जो ट्रेन के पहुंचते ही यात्रियों की मदद करेंगी, उन्हें सुरक्षित चढ़ाने और उतारने में सहायता देंगी। इसके अलावा पहली बार स्टेशन परिसर में आरपीएफ ने हेल्प डेस्क भी स्थापित की है जो यात्रियों को गाइड करेगी। स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आरपीएफ की टीम लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। आगामी दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों के लिए जो है गाजियाबाद रेलवे पुलिस फोर्स ने जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो है ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। पूरी तमाम जानकारी को देने के लिए हमारे साथ रेलवे आरपीएफ सहायक आयुक्त जी साथ में हैं, शंकर गबरियाल जी। पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने तैयार करके बताएंगे कि सुरक्षा कितनी जरूरी है त्योहारों पर, क्योंकि दिल्ली से सीख मिली थी, एक दुर्घटना हुई थी, उसको हम दुर्घटना ही कहेंगे, घटना नहीं कहेंगे। उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है ये पूरा ब्लूप्रिंट जो है तैयार किया गया गाजियाबाद आरपीएफ की तरफ से। सर, किस तरह की जो है तैयारी होने वाली है? देखो, इस बार हम लोगों ने मतलब गाजियाबाद स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने के लिए बाहर के अन्य डिवीजन से आरपीएफ और आरपीएसएफ के स्टाफ बुलाए हैं। इस बार बाहर से करीब 70 स्टाफ और हमारे कम से कम 60 स्टाफ 130 के आसपास हम लोग ड्यूटी पे डिप्लॉय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ स्टेशन की ये है कि 1 और 2 नंबर प्लेटफार्म बहुत कंजेस्टेड है और जितने भी डाउन साइड के ट्रेनें हैं उसी 1 और 2 नंबर पे ही आएगी। तो हमें प्लेटफार्म पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ तैनात करना, प्रत्येक कोचों को कवर करना है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि बाहर से जो भी कोचेज आती है ट्रेन पीछे से ही फुल होके आती है और 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है, तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी जो भी यात्री यहाँ गाजियाबाद से बैठेंगे उनको सकुशल अपने गंतव्य तक पहुँचाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। और इसके लिए एक होल्डिंग एरिया बनाया गया हमारा, जिसमें 600-700 पैसेंजर्स वहाँ रहेंगे। वो होल्डिंग एरिया बनाने का मेन मकसद ये है कि कोई भी पैसेंजर जिनका ट्रेन 5-6 घंटे के बाद जाना है तो वो होल्डिंग एरिया पे खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो प्लेटफॉर्म की भीड़ है वो कम हो जाएगा और भीड़ जब ऑटोमेटिक कम होगा तो किसी भी प्रकार का कोई भी इंसिडेंट को मतलब रोका जा सकता है। सर, बात चल रही थी कि ये तो व्यवस्था रही आपके सिपाहियों की 130 जो आ रहे हैं, क्यूआरटी के बारे में बताएं कि क्विक रेस्पॉन्स जो टीम है वो क्या रोल निभाने वाली है, क्योंकि ये तो समीक्षा के दृष्टि से है, इसके बारे में बताएं। जो हमने क्यूआरटी का एक टीम तैयार किया है, क्यूआरटी का मतलब ये होता है कि कहाँ पर ज़्यादा एकदम इंसिडेंट होने की संभावना है, ज़्यादा भीड़ है, कंट्रोल नहीं हो रहा, तुरंत जो भी है क्यूआरटी में हम जो भी 15 स्टाफ लगाएंगे वो तुरंत वहाँ जाके उस चीज़ को कंट्रोल करेगा। अभी ये दिवाली और छठ पूजा की तो बात हो गई, ये आम दिनों में अभी जब दिवाली आने वाली है तब भी थोड़े थोड़े रस बढ़ने वाले हैं, तो जांच को लेकर क्या चल रहा है प्लेटफार्म पर? इसको लेकर जांच, किस तरह की जांच चल रही है अभी प्लेटफार्म पर? देखो, सीधी सी बात है, जैसे आपका कोई मतलब बाहर से आता है तो मशीन लगा रखा है, उसमें हम प्रॉपर लगेज को चेक करते हैं, किसी प्रकार का कोई सस्पेक्टेड आइटम तो नहीं है, तो उसके माध्यम से चेक किया जा रहा है। प्लस हमारे पास एक डॉग स्क्वाड है, उसको भी हम बीच बीच में डॉग स्क्वाड के माध्यम से चेक करेंगे। सिविल स्टेट के भी आते हैं, बम स्क्वाड वाले आते हैं, प्लस हमारे आरपीएफ के भी डॉग स्क्वाड है, उसके माध्यम से चेक करेंगे। प्लस इसके साथ साथ हमारे पास HHMD होता है, उसके माध्यम से हम चेक करेंगे। इसको चेक करते हुए हम जो है सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। तो ये आप सुन रहे थे शंकर गबरियाल जी को, जो रेलवे सुरक्षा आयुक्त हैं, जिन्होंने साफ कर दिया है सुरक्षा की दृष्टि से जो है प्रत्येक बिंदुओं पर जो है अपनी कड़ी नजर बनाए रखे हुए हैं। तमाम जानकारी के साथ मेरे साथ बने रहे महेंद्र शर्मा, 4TV न्यूज गाजियाबाद। बदायूं जिले के जरीफ नगर थाना क्षेत्र में मिशन शक्ति 5.0 के तहत अर्शफी लाल लक्ष्मी नारायण इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की छात्रा आजुला असलम के एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनी है और इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना है और तुरंत निस्तारण के आदेश भी दे दिए हैं। छात्रा ने थाने का निरीक्षण कर विभिन्न जानकारियां हासिल की हैं और महिलाओं को जागरूक भी किया है। इस मौके पर थाना प्रभारी अश्वनी कुमार, प्रधान लिपिक पवन कुमार शर्मा, छात्रा के पिता डॉक्टर असलम अजीम और समस्त स्टाफ भी वहां मौजूद था। मुझे यहाँ आकर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको
नारी सशक्तिकरण जो अभियान चल रहा है उसकी मतलब उसके बारे में सबको पता होना चाहिए। और जो मुझे आज यहाँ बैठने का मौका मिला है, मैं ऐसे ही बताना चाहूँगी कि एक दिन आपको भी ऐसा मौका मिल सकता है, आप पढ़ लिख के जो हैं ये स्थान प्राप्त कर सकती हैं। एंड नारी सशक्तिकरण के बारे में जो हेल्पलाइन नंबर वगैरह हैं उसको जैसे 1090 है और ये सब है बताया, तो इसके बारे में नारी के लिए जानना चाहिए। अगर कोई आपको परेशान वगैरह कर रहा है आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ की पुलिस व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, थाना प्रभारी भी अच्छे हैं और मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पर सबकी जो भी यहाँ पर आते हैं अपनी शिकायत लिखवाने और जो भी बताने हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। पश्चिम बंगाल इन दिनों फिर से सुर्खियों में है और इस बार भी वजह वही है जिसकी वजह से ममता बनर्जी विपक्ष के निशाने पर रहती हैं। जी हाँ, इस बार भी पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा पर खूब हंगामा हो रहा है। दरअसल हाल ही में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में उड़ीसा की रहने वाली मेडिकल छात्रा के साथ हैवानियत की गई थी, जिसके बाद से ही विपक्ष ममता बनर्जी पर हमलावर है और खासकर बीजेपी घटना के बाद से ही लगातार ममता सरकार को घेरने का काम कर रही है। और इसी बीच अब भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाया है कि जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल मंगलवार को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर लोगों को समझाते हुए नजर आए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए लाल मिर्च पाउडर भी बांटा। इसे बीजेपी ने ऑपरेशन लाल मिर्च का नाम दिया है। बीजेपी का ऑपरेशन लाल मिर्च अभियान कोलकाता के स्लॉट लेक के एक मेट्रो स्टेशन के पास से शुरू हुआ, जहां पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने महिला यात्री को लाल मिर्च पाउडर के पैकेट बांटे और उनको बताया कि ये आत्मरक्षा के लिए है। ऑपरेशन लाल मिर्च पाउडर के दौरान बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता का कहना था कि हम ये पैकेट माताओं और बहनों को बांट रहे हैं जिससे वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। संदेश सरल है, हमें अपनी सुरक्षा करनी है और जरूरत पड़ने पर लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विरोध की एक वजह उनका बयान भी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं, खास तौर से पश्चिम बंगाल से बाहर की छात्राओं को हॉस्टल के नियमों का पालन करना चाहिए और देर रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। एंड दैट गर्ल, इट इज शॉकिंग, शी वाज studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? And it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30 I do not know what happened, investigation is on. I am shocked to see the incident, but private medical colleges also is to take care for their students, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. वहीं जब उनके बयान पर बवाल शुरू हुआ तो ममता बनर्जी का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके टिप्पणियों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज की 23 वर्षीय ओडिशा निवासी छात्रा के साथ 10 अक्टूबर की रात सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, जब वो अपनी सहेली के साथ रात के खाने के लिए बाहर गई थी। इस घटना के बाद से ही पश्चिम बंगाल में विपक्ष ममता बनर्जी सरकार को घेर रहा है।